नमस्कार दोस्तों, हम में से उन लोगों के लिए जिन्होंने अंतरिक्ष पर थोड़ा होमवर्क किया है और लाइट और ग्रेविटी के प्रॉपर्टीज की बुनियादी समझ रखते हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं। लाइट और ग्रेविटी, इन दो चीजों का ज्ञात ब्रह्मांड पर, साथ ही इसके बारे में हमारी अवधारणा पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अंतरिक्ष में इंटरेक्शन हमें काफी कंफ्यूजिंग में डाल देता है। दोस्तों, हमने ऐसी कहावतें सुनी है कि कोई भी चीज ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकती, और हम अक्सर ब्लैक होल को कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में सोचते हैं, जो संपूर्ण स्टार और मास वाली किसी भी चीज को सोख सकते हैं, उनके नामो निशान तक को मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी सोचते हैं कि लाइट मासलेस फोटोन से बनी होती है, और ये ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाली चीज भी है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि ग्रेविटी किन्हीं दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। ग्रेविटी बिना मास वाले ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर लाइट में कोई मास नहीं होता, तो फिर ब्लैक होल, जिसमें असीम रूप से ग्रेविटी होती है, वो लाइट को कैसे प्रभावित करता है? यानी स्पेस में ग्रेविटी लाइट को कैसे प्रभावित कर सकती है? आखिर ब्लैक होल लाइट पर ऐसा क्या प्रभाव डालता है जो लाइट उसकी तरफ खींची चली जाती है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक और आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रमुख नींवों में से एक यह है कि प्रकाश की गति से चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। दिलचस्प बात यह है कि यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका मतलब यह है कि लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अधिक तेज या फिर धीमी गति से नहीं चल सकती। और प्रत्येक ऑब्जर्वर, चाहे वो जिस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो या जिस वेलोसिटी से लाइट का सोर्स चल रहा हो, ठीक उसी गति से चलने वाली लाइट की बीम को भी मेजर करेगा। लाइट की स्पीड के समान कांस्टेंट होना, जो दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बदला, ब्रह्मांड में अन्य ऑब्जर्वेबल फिनोमिना और ज्योमेट्री की तरह इसे बहुत ही वैल्यूएबल बना दिया। आइंस्टीन ने इसे अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एक्सेप्टेड अभिधारणा के रूप में उपयोग किया, और इससे स्पेस टाइम की ज्योमेट्री के बारे में उनके विचारों को एस्टेब्लिश करने में मदद मिली। और ग्रेविटी और वेलोसिटी रिलेटेड फैक्टर्स के आधार पर टाइम कैसे फ्लो करता है, इसको समझने में मदद मिली। दोस्तों, शायद इस डिस्कशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आइंस्टीन ने न्यूटन की ग्रेविटी की ट्रेडिशनल डेफिनेशन के विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। न्यूटन की ग्रेविटी की डेफिनेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में होती है, जिनमें दोनों में मास होता है। लेकिन वहीं आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड में बड़े ऑब्जेक्ट्स में स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करने की क्षमता होती है। मतलब कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जिस जगह मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर अपने आसपास एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो उस बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ गिर जाता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बड़े ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि वो अपने आसपास के स्पेस को बेंड कर देते हैं, जिस वजह से चीजें उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो न्यूटन के हिसाब से लाइट जिसमें मास ही नहीं होता, उसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है या नहीं भी होता, वो प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से दोनों में मास होना जरूरी है। अब लाइट में तो कोई मास ही नहीं होता, फिर भी ब्लैक होल चाचा उसे प्रभावित कर देते हैं, पर आखिर कैसे? तो यहाँ पर आइंस्टीन चाचा की थ्योरी काम आती है। दरअसल जब लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है, तो जब वह स्पेस टाइम की उस सीधी रेखा में शिफ्ट होती है, तो ये अपने एक्सेलरेशन को तेज नहीं करती जैसा कि मास वाली चीजें करती हैं, क्योंकि लाइट में यूनिवर्सली कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। हालांकि इस स्पेस टाइम की ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन से लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जो लाइट के कलर को प्रभावित करती है, जिसे हम देख सकते हैं। इस घटना को ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जो रंग एमिट होता है वर्सेस जो रंग देखा जाता है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम के भीतर प्रकाश के बदलाव से प्रभावित होगा, या तो नीले यानी छोटी वेवलेंथ या फिर लाल यानी लंबी वेवलेंथ के करीब। दोस्तों, यहाँ हम लाइट और उसके कलर्स के गुरुत्वाकर्षण कुओं से प्रभावित होने और ब्लैक होल के पास से गुजरने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेन इवेंट के बारे में क्या? लोग कहते हैं कि ब्लैक होल में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती, लेकिन ये उन सभी चीजों के विपरीत लगता है जो हमने अभी जाना है। लाइट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, तो फिर इसे ब्लैक होल द्वारा खींचा कैसे जाता है? तो दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड में यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि उनके पास एक चीज है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। उस बिंदु से परे मैटर ब्लैक होल के खिंचाव से बच निकलने में असमर्थ है, जिसमें मास होता है।
लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि लाइट में जरा सा भी मास नहीं होता। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, ब्लैक होल बिना मास वाली चीज को कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी विशाल ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब चूंकि फोटोन दो पॉइंट्स के बीच सबसे कम दूरी तय करता है, इसलिए लाइट जब किसी मैसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ डिस्टॉर्ट स्पेस टाइम से गुजरती है तो वो मुड़ती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी सीधे लाइट को नहीं मोड़ती, फोटोन की गति को प्रभावित करके। यह सिर्फ इतना है कि एक मैसी ऑब्जेक्ट यानी एक ब्लैक होल के चारों तरफ का स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है और लाइट सबसे छोटा रास्ता अपनाती है जो थोड़ा घुमावदार हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि ब्लैक होल प्रकाश की गति को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, इवेंट होराइजन पर स्पेस टाइम अपने आप में घुमावदार होता है, जिससे प्रकाश उस स्पेस टाइम के घुमाव में फंसा रह जाता है, जिससे इस घटना का परिणाम ये निकलता है कि प्रकाश ब्लैक होल से बच नहीं सकता और स्पेस टाइम में डिस्टॉर्ट होने से लाइट का छोटा रास्ता अपनाने की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि प्रकाश को ग्रेविटी मोड़ सकती है, जबकि ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।